केमिस्ट्री क्लास में एक बार आपका फिर से वेलकम है। और पिछले वीडियो में आपसे हम बात कर रहे थे एक्टिव मास के बारे में और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो आपने ये देखा कि वाकई में किसी भी रिएक्शन में किस तरीके से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करने पर जो रिएक्शन की रेट होती है वो भी चेंज हो जाती है। और बिल्कुल यही चीज़ आपने देखा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। तो अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपसे वाकई में आज आपसे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में। मींस अभिक्रिया का जो औसत वेग होता है वो क्या होता है और अभिक्रिया का जो तात्क्षणिक वेग होता है इंस्टेंट वेलोसिटी वो क्या होती है। तो हम सिंपल किसी रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया कोई रिएक्शन हो गया A इक्वल टू B। अब रिएक्शन में आप समझते हैं A रिएक्टेंट और B प्रोडक्ट। और सबको पता है कि वाकई में किसी भी रिएक्शन में होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में हमेशा ये होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या रिएक्टेंट खर्च होते हैं बदले में प्रोडक्ट बनता है, या रिएक्टेंट की अमाउंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ेगी, जिस भी तरीके से आप समझें। और समय के साथ में अभिक्रिया के वेग में या फिर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में किस तरीके से चेंज होगा वो जरा हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं T इक्वल टू 0 सेकेंड। मान लिया कि रिएक्शन के स्टार्ट में A की इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a मोल पर लीटर है और B की कंसंट्रेशन कितनी है समझते हैं आप, 0 ही रहेगी, क्योंकि T इक्वल टू 0 का मतलब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बना नहीं है। और अगर हम रिएक्शन स्टार्ट होने के जस्ट 1 सेकेंड के बाद की कंडीशन के बारे में बोलें तो T इक्वल टू 1 सेकेंड। अब इतना तो आप समझते हैं A रिएक्टेंट है और रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार विद टाइम डिक्रीज होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि इस 1 सेकेंड के इंटरवल में A की कंसंट्रेशन जो कि स्मॉल a थी इसमें से x मोल खर्च हुआ। तो 1 सेकेंड के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन इतने से घट के इतनी हो गई। और सिंपल रिएक्शन में आपको पता है रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, A इक्वल टू B, माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है। मीन्स A का जितना मोल खर्च होगा B का उतना ही मोल बनेगा। तो A का x मोल यहाँ पे खर्च हो रहा है तो सिंपल पैटर्न आप समझते हैं, B का x मोल बन जाएगा। ठीक है। अब अगर हम फिर से रिएक्शन में T इक्वल टू 2 सेकेंड पर पहुँचे, रिएक्शन लगातार विथ टाइम हम देख रहे हैं। रिएक्शन में अगर हम दूसरे सेकेंड में हैं तो पहले सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, घट के A माइनस x हो गई थी। अच्छा, पहले सेकंड दूसरे सेकंड में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर से घटेगी ही ना। तो अब की बार हमने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन जो कि A माइनस x थी इसमें से अब की बार फिर से y खर्च हुआ। तो अगर ये y फिर से खर्च हुआ तो ये y कंसंट्रेशन इसकी और बढ़ जाएगी। बाय रिएक्शन आप समझते हैं। अगर हम T इक्वल टू 3 सेकेंड के बारे में बात करें तो कंसंट्रेशन T इक्वल टू 2 सेकेंड पे रिएक्टेंट की कितनी थी, A माइनस x माइनस y। तो तीसरे सेकेंड में हो सकता है Z खर्च हुआ हो। तो अगर ये Z खर्च होगा तो इसकी कंसंट्रेशन Z और बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ से आपको हम ये दिखाना चाहते थे कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में बात करें तो विथ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होती है और विथ टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होती है। अब हम सीधे आपसे ज़रा ये बात कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और वहाँ पे आपने ये समझा था कि वाकई में किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है वह रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, अभिक्रिया तेज़ी से कंप्लीट होगी। लेकिन बाद में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट जाए, डिक्रीज हो जाए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है। बिल्कुल सिंपल बात यही बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। माने कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाता है। और एक बड़ी बात यहाँ से आप शायद समझे होंगे कि वाकई में विथ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज ही होती है।
ये बात समझें आप। और आप ये समझते हैं कि जब विथ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगी और इसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है, तो आप शायद ये समझ गए होंगे कि अभिक्रिया का वेग जो होगा वो भी समय के साथ लगातार घटेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है। तो अब एक बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर हम किसी भी रिएक्शन के बारे में बात करें तो किसी भी रिएक्शन में हमेशा होता यही है कि जो रिएक्शन का वेग होता है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो स्थिर नहीं रहता है। क्यों स्थिर नहीं रहता है? क्योंकि अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो लगातार घटती है ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने के नाते किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ लगातार अभिक्रिया वेग भी घटता जाता है। माने स्टार्ट टू एंड रिएक्शन वेलोसिटी सेम नहीं रहती है, लगातार घटती है। पहले सेकंड पर अगर हम बात करेंगे तो पहले सेकंड पर किसी भी अभिक्रिया का वेग मैक्सिमम रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले सेकंड में ज़्यादा अभिकारक, ज़्यादा रिएक्टेंट खर्च हुआ नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है थोड़ी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा। लेकिन पहले सेकंड के बाद रिएक्शन जब दूसरे सेकंड पर पहुंचेगा तो आप समझते हैं दूसरे सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिक्रीज हो गई है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, रिएक्शन थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। तीसरे सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थोड़ी और खर्च हो जाएगी, क्योंकि और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फिर से कम होने के नाते रेट ऑफ रिएक्शन फिर से घटेगा, और बिल्कुल लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर हम t=30 सेकंड के बाद या 40 सेकंड के बाद बात करें तो बिल्कुल लास्ट तक पहुंचते पहुंचते रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी होती है कि रिएक्शन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो अब एक समस्या आपके सामने ये है, जब आप ये समझ गए हैं कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फिक्स होता ही नहीं है, लगातार विथ टाइम डिक्रीज होता है, तो आपके सामने दिक्कत ये आने वाली है कि जब आप ये समझ गए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन फिक्स नहीं होता है, तो अगर कभी भी आपसे कोई भी किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में बात करें तो अब दिक्कत यह है कि कौन से रेट के बारे में आप बताएंगे। क्योंकि आप जानते हैं हर टाइम पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर हर टाइम उसी रिएक्शन का रेट अलग अलग मिलेगा आपको, तो फिर दिक्कत यही है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर रिएक्शन वेलोसिटी को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो हम आपसे ज़रा बात कर लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है और इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ज़रा ये देखें आप, हम इसी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। A=B, T=0 सेकेंड, ए की कंसंट्रेशन स्मॉल am और बी की कंसंट्रेशन 0, चूंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो अगर रिएक्शन टी टाइम में कंप्लीट होता है तो हमने लिखा T=T सेकेंड और ए की कंसंट्रेशन में से x खर्च हुआ, तो कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है A-x, और ये बन जाएगा x। ये चीज़ें आप समझते हैं। तो R हम निकाल लेते हैं। R क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज अपॉन टाइम, ये सब आप पहले से जानते हैं। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ है? रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये नेगेटिव साइन के साथ में रहेगा चूंकि रिएक्टेंट है, अपॉन यूज्ड टाइम T-0। A कैंसिल, वैल्यू हमको मिली x/t, ये हमको रेट ऑफ रिएक्शन मिला। तो अभी आप जरा ये देखें कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन मिला है यह 0 सेकेंड से t सेकेंड, t की वैल्यू बाय द वे कुछ भी हो सकती थी, तो यह जो रेट ऑफ रिएक्शन हमको मिला है यह 0 सेकेंड से t सेकेंड के बीच के रिएक्शन वेलोसिटी का एवरेज है। क्योंकि आपको पता है कि 0 सेकेंड से t सेकेंड के बीच में रिएक्शन वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हुई होगी, तो ये जो भी वैल्यू मिली है यह वाकई में एवरेज वेलोसिटी है। कैसे, हम आपको बताते हैं। और अगर हम इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात करें तो इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में आप समझते होंगे, जैसे एक बड़ी बात आप और भी समझ लें, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में ओवरऑल
स्टार्ट टू एंड, तो किसी भी रिएक्शन में ओवरऑल जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। लेकिन किसी भी रिएक्शन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर, जैसे फर्स्ट सेकंड पे या रिएक्शन स्टार्ट होने के सेकंड पर या थर्ड सेकंड पर, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं उस रिएक्शन की इंस्टेंट वेलोसिटी। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी को इंस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं, जबकि ओवरऑल स्टार्ट टू एंड उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब जरा हम किसी एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लिया कोई रेसर है, वो अपनी रेस स्टार्ट करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अच्छा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस जो है वो हम मान लेते हैं 200 मीटर, और रेसर को ये 200 मीटर की रेस कवर करने में मान लिया लगते हैं 20 सेकेंड। तो रेसर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 200 मीटर है और 200 मीटर की रेस को कवर करने में उससे 20 सेकेंड लगते हैं। तो वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हैं, रेसर की जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर अपॉन टाइम 20 सेकेंड, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। माने अभी हमको ये पता चला कि अगर रेसर 200 मीटर की रेस को 20 सेकेंड में कवर करता है तो इस तरीके से वो लगभग हर सेकेंड 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। तो ये एवरेज, ये कुछ ऐसे है जैसे कि उसकी एवरेज वेलोसिटी है। और अगर हम ये बात करें, आपको क्या लगता है कि रेसर 20 सेकंड की पूरी रेस में रेसर की स्पीड लगातार हर टाइम पे सेम ही रही होगी, हर टाइम इतनी ही रही होगी? ये कोई आवश्यक तो नहीं है। बाय द वे, अगर रेसर की स्पीड पहले सेकंड पर कुछ है, दूसरे सेकंड पर, जो कि पॉसिबल है, अगर रेसर की स्पीड पहले सेकंड पर कुछ है, दूसरे सेकंड पे कुछ, तीसरे सेकंड पे कुछ, तो अगर हम इस बारे में देखें, इस बारे में बात करें, तो ये कुछ ऐसे होगा जैसे कि रेसर की इंस्टेंट वेलोसिटी है। जैसे अगर 10 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड, हमको ये एवरेज स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड मिली है, तो अगर हम ये देखें कि फर्स्ट सेकंड पर उसकी स्पीड बाय द वे अगर रही हो 50 मीटर पर सेकंड, पहले सेकंड पर वो इस स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरे सेकंड पर उसकी जो स्पीड होगी वो क्या है, तो बिल्कुल फिक्स बात यह है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगी उसे हम बोलेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन ओवरऑल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और एक बड़ी बात आप ये भी समझें कि अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी को, हम साइड में दिखाते हैं v एवरेज से, और निकालने का फार्मूला होता है डेल x अपॉन डेल t, और इंस्टेंट वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v इंस्टेंट से, और ये निकालने का फार्मूला होता है dx अपॉन dt। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे हमने डेल यूज़ किया और यहाँ पे हमने डी यूज़ किया है, तो डी का मतलब वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं। हालांकि आप यह भी जानते रहेंगे कि ये डेल और डी दोनों ही चीज़ें हम यूज़ करते हैं चेंजिंग के लिए। तो अगर चेंजिंग ज़्यादा हो तो हम डेल यूज़ करते हैं, चेंजिंग अगर बहुत माइन्यूट हो, बहुत कम हो, तो हम डी यूज़ करते हैं। ये याद रहेगा आपको। हालांकि वी एवरेज मीन्स एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंट वेलोसिटी दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होती है, और दोनों की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दोनों की यूनिट सेम होती है ये। और अगर आपसे ये बोला जाए, देखिए ये आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है मीन्स इंस्टेंट वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं। तो इंस्टेंट वेलोसिटी निकालने का तरीका है, जैसे कि कोई भी रिएक्शन अगर 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, ध्यान दें आप, अगर कोई भी रिएक्शन 10 सेकंड में कंप्लीट होता है और आपसे बोला गया कि 8वें सेकंड पर उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या रही होगी,
रिएक्शन कोई 10 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है और हमसे पूछा गया कि 8वें सेकंड पर उस रिएक्शन की वेलोसिटी क्या रही होगी, तो आप समझते हैं हमसे एवरेज वेलोसिटी के बारे में नहीं, हमसे इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बात की जा रही है और पूछा गया है कि एग्जैक्ट 8वें सेकंड पर रिएक्शन की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो हम निकालते कैसे हैं, हम कुछ निकाल लेंगे 7वें सेकंड और 8वें सेकंड। क्या निकालेंगे, रिएक्शन हो रहा है, जिस भी बर्तन में रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जिस भी वो बीकर हो, फ्लास्क हो, कुछ भी हो या टेस्ट ट्यूब हो, जहाँ भी रिएक्शन हो रहा है, हम क्या करेंगे, हम उसमें से एग्जैक्ट 7वें सेकंड पर रिएक्टेंट की अमाउंट थोड़ी सी निकाल लेंगे विथ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर से हम 7वें सेकंड पर रिएक्टेंट की थोड़ी सी अमाउंट निकाल लेंगे और जस्ट 1 सेकंड के बाद 8वें सेकंड पर हम फिर से रिएक्टेंट की थोड़ी सी अमाउंट निकालेंगे विथ ड्रॉपर। तो अब कंडीशन ये है कि 7वें सेकंड पर हम रिएक्टेंट की अमाउंट निकाल चुके हैं और जस्ट 1 सेकंड के बाद रिएक्टेंट की अमाउंट हम निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे पता है, आप ये तो मानते हैं कि 7वें सेकंड और 8वें सेकंड के बीच में इस 1 सेकंड के गैप में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ तो घटी होगी, क्योंकि रिएक्टेंट लगातार विथ टाइम खर्च होता है। तो 7वें सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ रही होगी, 8वें सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ कम हो गई होगी। तो हम करते क्या है, अब एग्जैक्टली ये पता कैसे करेंगे कि कौन से टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी थी, तो वो हम कुछ ऐसे पता करते हैं। आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का नाम सुना होगा, आपको पता होगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा हम उस सैंपल में रिएक्टेंट की अमाउंट एग्जैक्टली कितनी है वो पता कर लेंगे और 8वें सेकंड पर फिर से वही तरीका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा हम ये पता कर लेंगे कि उस 8वें सेकंड पर जो सैंपल हमने निकाला था उसमें रिएक्टेंट की अमाउंट कितनी है। तो इस तरीके से 7वें सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमको मिल जाएगी, 8वें सेकंड पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमको मिल जाएगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज जो हुआ है वो तो हम निकाल लेंगे, ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, माने 8वें सेकंड की कंसंट्रेशन माइनस 7वें सेकंड की कंसंट्रेशन। अच्छा, आपने ध्यान दिया ये जो टाइम का गैप है, ये टाइम का गैप कितना है, टाइम का गैप कितना 1 सेकंड है। टाइम का गैप बहुत माइन्यूट है, तो अगर गैप माइन्यूट है तो इसको हम किससे दिखाएंगे, dt से दिखाएंगे। और आप ये समझते हैं इस छोटे से टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज होगा वो भी माइन्यूट ही होगा, तो इस कंसंट्रेशन चेंज को भी हम किससे दिखाएंगे, dx से दिखाएंगे। तो ये तो तरीका था कि किसी भी रिएक्शन की इंस्टेंट वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। और एवरेज वेलोसिटी तो आसान है, बिल्कुल फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो अच्छा, इस तरीके से जो वेलोसिटी हमको मिलेगी, क्योंकि आपने देखा कंसंट्रेशन में कुछ तो चेंज हुआ होगा 7वें सेकंड 8वें सेकंड के बीच में, और टाइम का इंटरवल कितना है, तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन यूज्ड टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज बहुत माइन्यूट है और टाइम भी माइन्यूट है, तो इस माइन्यूट चेंज को हमने dx से दिखाया। लेकिन जब हम ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे रिएक्शन 20 सेकंड में कंप्लीट हुआ तो हम 0 सेकंड से चलते और 20 सेकंड तक जाते, तो टाइम का गैप ज़्यादा है, तो t को हम dt से न दिखा के ∆t से दिखाएंगे। और टाइम का गैप अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज भी ज़्यादा होगा, और कंसंट्रेशन में होने वाले चेंज को यहाँ पे हम dx से न दिखा के किससे दिखाएंगे, ∆x से दिखाएंगे, क्योंकि चेंज थोड़ा ज़्यादा है ना। ये चीज़ें आप समझते हैं। तो एक बड़ी चीज़ आप यह भी याद रखेंगे कि वाकई में किसी भी रिएक्शन का आपको पता चला कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है। तो फाइनल में एक बार हम रिपीट कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन में स्टार्ट टू एंड जो वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं उस रिएक्शन की एवरेज वेलोसिटी। लेकिन किसी भी रिएक्शन में किसी फिक्स टाइम पर, जैसे पहले सेकंड पर, दूसरे सेकंड पर, चौथे सेकंड पर, 10वें सेकंड पर अगर हम बात करें, किसी भी रिएक्शन में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं उस अभिक्रिया का इंस्टेंट वेलोसिटी या तात्क्षणिक वेग या तत्कालिक वेग, जो भी बोले हम। तो एक लास्ट में बिल्कुल एक चीज़ आप सुन लें कि वाकई में आप ये समझते होंगे कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इंस्टेंट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी में, इंस्टेंट वेलोसिटी में हमेशा ज़्यादा बेटर होती है इंस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि यह एग्जैक्ट आपको बताएगी, क्योंकि आप समझते भी हैं कि हर टाइम रिएक्शन की वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। तो
ये एग्जैक्ट किसी स्पेसिफिक टाइम पर वेलोसिटी बताएगा। और एवरेज वेलोसिटी हम निकालते भले हैं, लेकिन एवरेज वेलोसिटी के वाकई में कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी लगातार विद टाइम, क्योंकि आपको रिएक्शन की वेलोसिटी के बारे में पता है ना कि रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो विथ टाइम लगातार डिक्रीज होती है, और ऐसे में एवरेज निकालना कोई बहुत सही नहीं माना जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी हम निकालें, ये ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा सही भी है। तो आमतौर पर रिएक्शन की वेलोसिटी को हमेशा और हमेशा हम इंस्टेंट वेलोसिटी के रूप में ही लिखते हैं। ये चीज़ें समझते होंगे ना। थैंक यू।